अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद आजू काजमी साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने प्रोग्राम में बुलाती हैं, आपके थ्रू हम आवाम से बात कर पाते हैं। हम आपके सामने अपने थॉट्स रखते हैं, आप हमारे सामने। कोशिश ये करी जाए कि जो बातें हम करते हैं हम्म। उसमें बुराई ना ढूंढी जाए, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई ढूंढी जाए। कोशिश तो यही है सर, बिल्कुल यही कोशिश की जा रही है। और आज हम बात करेंगे पीएम मोदी G7 समिट के लिए जो है फ्रांस पहुंचे हैं। वहां पर उनकी मैक्रोन साहब से भी मुलाकात हुई है, जिन्होंने के भारत की काफी तारीफ भी की है। और डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों लीडर्स आमने सामने होंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं आप इस मीटिंग को? और क्या कुछ शिकायत भी होगी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की? अगर आप मोटे तौर पर देखें G7 की मीटिंग, मेरे ख्याल इंडिया जो है वो 13th टाइम उसको अटेंड कर रहा है। और अगर पिछले 7 कंजिक्यूटिव मीटिंग्स को देखा जाए तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर बार इनवाइट किया जाता है। हम्म। और एक अच्छी बात यह भी है, चाहे इसमें कोई क्रेडिट ले या ना ले, कि इंडिया को बुलाया जाता है एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, कि आप ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स ऑब्ली कंट्रीब्यूशन G7 के साथ क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आई थिंक उसमें एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। जहां तक बात आती है कि क्या होगा, मुझे लगता है क्या बात हो सकती है इस समय, ये जरूर बात हो सकती है कि जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उससे रिलेटेड G7 किस तरीके से चीजों को सॉल्व करे। मुझे लगता है कि पहले का जो पॉइंट चला आ रहा है अब तक, दैट वाज जिसको बोलते हैं ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक हमारा उनके साथ काफी टाइम से चल रहा है। मुझे लगता है अब जो हॉर्मूज और ये बाकी प्रॉब्लम्स हैं, इनके वजह से कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ी थ्रेट आ रही है, जो कि ग्लोबल साउथ को फेस करनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, वो भी ग्लोबल साउथ का जो प्रॉब्लम है वो G7 को रियलाइज करना चाहिए। एंड अबव ऑल, आई थिंक लड़ाई कभी ना हो, क्योंकि लड़ाई होती है तो ये सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को जरूर दी जाती है कि वो इस फोरम पर अपने विचार रख पाए, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक आपने बात करी है मैक्रोन साहब की, मैक्रोन साहब और फ्रांस के साथ हमारे बड़े डिफरेंट रिलेशन है। मुझे लगता है पूरे के पूरे वेस्टर्न ब्लॉक में हमारे बेस्ट रिलेशन उनके साथ हैं। और उसका रीजन इसलिए दिया जा सकता है, आपके बेस्ट रिलेशन उस कंट्री के साथ माने जाते हैं जिसके साथ आपके डिफेंस डिफेंस रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उसमें अगर इजाफा आ जाए, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वगैरह वगैरह। मतलब जो निश टेक्नोलॉजी का जो वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रांस इंडिया के साथ इसको अलग कर रहा है। क्योंकि अगर मैं मोटे तौर पर कहूं तो जो इस बार एक्सपेक्टेड है, दैट स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को किसी ना किसी तरह से फॉर्मलाइज किया जाएगा। सो एज फार एज दैट इज सेकेंड, थर्ड इज जो आपने बोला है ट्रम्प साहब। वेल, ट्रम्प साहब से साइडलाइंस में मीट करना इज अ गुड थिंग। हमें एक्चुअली देखिए, हमें कोई घाटा थोड़ी ना मिलने में, हमें कोई घाटा नहीं है मिलने में। मैं तो कह रहा हूं आपसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है। आप एक सेकंड एक बात सोचिए, एक और भी पहले जो मीटिंग हुई थी बड़ी क्रिटिसाइज हुई थी, अब उस पर डिबेट हुई थी कि मोदी जी और पुतिन जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साइड में खड़े हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने अगर हाथ आगे बढ़ा दिया होता तो भाई साहब, जिसने हाथ नहीं बढ़ाया उसकी किरकिरी हो जाती, ऐसा मुझे लगता है। एंड सेम गोज नाउ, अगर हम वहां हैं और अगर टाइमिंग सुटेबिलिटी हो पा रही है, हमें ट्रम्प से आंख चुराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने जो कहना था हमने कह दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर पर जो कहना था वो भी कह दिया। हमने अभी जो मेरीन जो
हमारे जो सी फेरर्स 3 जिनकी दुखद मौत हुई है, उसके ऊपर भी हमने यूएस को जो बताना है बता दिया। ये हमारा हक है, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सर हमें लोग तो भाई लास्ट 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 आपका वो मुझे सेंटेंस पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो रह जाएगा। हमें एक्चुअली पाकिस्तान की कोई कंप्लेंट उनसे करने का कोई रीजन नहीं बनता है। यू नो व्हाई? मुझे लगता है हम यूएस के साथ जितना ज्यादा एंगेज करेंगे, हम उतनी अपॉर्चुनिटी पाएंगे कि यूएस ने जस्टिफाई करना है कि जी क्या पाकिस्तान ने कुछ ठीक कहा या नहीं कहा, किया या नहीं किया। हमें तो मालूम है आप क्या कर रहे हैं, और उसका जैसा भी है, अच्छा बुरा जो भी कह लीजिए, वो हमारा, क्योंकि हमारे रिलेशन जो यूएस के साथ है बाइलेटरल, वो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है बाइलेटरल, ये दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं है एज फार एज वी आर कंसर्न। हम पाकिस्तान के बारे में खुलकर जो हमारे स्टेटमेंट है वो भी ज्यों के त्यों है, और ट्रम्प साहब के बारे में है वो भी आपके सामने है कि भाई साहब आपने हमारे यहाँ कोई ऐसी पीस डील नहीं कराई। दैट्स इट। लेकिन सर ये जो अटैक किया गया ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से या ट्रम्प की तरफ से, इसमें सर अमेरिका ने अचीव क्या किया अभी तक? जो कुछ भी हुआ है, चाहे पीस टॉक हुई हो, उससे पहले अटैक्स चले हो, ईरान ने यूएई को और बाकी कई कंट्रीज को अटैक किया, अमेरिका ने बार बार ईरान को जाके अटैक किया, तो अमेरिका ने अचीव क्या किया? कुछ हासिल हुआ ट्रम्प को? शहबाज शरीफ से पूछ लीजिए, मुनीर साहब से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। भाई आपका सवाल मेरे से पूछना मतलब इंडिया से पूछना है, तभी तो बनता है जब आपका कोई स्टैंड हो। आपका तो कहीं, पाकिस्तान का तो कहीं कोई स्टैंड है ही नहीं। अब आती है बात, इंडिया का स्टैंड है। ये बात दुनिया में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इवैल्युएट करी जाती है कि हमास, हूती और हिजबुल्लाह के पीछे टोटली ईरान है। चाहे सपोर्ट ले लीजिए, फाइनेंस कर लीजिए, चाहे वेपन सिस्टम ले लीजिए। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्टैंड रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिज्म में है, उसको सपोर्ट करने वाला भी कहीं ना कहीं गिल्टी है। इंडिया का इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। बायलैटरल ट्रेड फिर भी होते हैं, आपके साथ भी हैं। आपके साथ तो हमारी तनातनी है, सो कॉल्ड कहने के लिए जानी दुश्मनी है, लेकिन हमारे ट्रेड आपके साथ चलते रहे हैं। ये तो अब नहीं हो पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। रीजंस कैन बी एनीथिंग, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम ये देखें कि यूएस ने क्या फायदा उठाया, इसमें कोई शक नहीं है। यूएस ने दुनिया में एक बार फिर से दिखा दिया कि वो जो चाहे कर सकता है, किसी भी कंट्री के खिलाफ कर सकता है। वेनेजुला के प्रेसिडेंट को भी उठा सकता है, मतलब कहीं अगर ऑन अ लाइटर साइड हम कहें, शहबाज शरीफ को भी उठाया जा सकता है। अगर जैसा कि नहीं, उसके मैं रीजन दे रहा हूं क्योंकि वो जो 5 कंट्री को शॉर्टलिस्ट किया है उनकी सीनेट कमेटी ने कि जिनसे यूएस को थ्रेट है, उसमें पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नहीं है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं। उसमें साउथ कोरिया के साथ, सॉरी नॉर्थ कोरिया के साथ आपका नाम है, उसमें चाइना के साथ आपका नाम है, उसमें रशिया के साथ आपका नाम है, उसमें ईरान के साथ आपका नाम है। इसलिए कह रहा हूं ये दिस इज ऑल लीगल, जिसको बोलते हैं ना कागजों के ऊपर, इसमें आपका और मेरा ओपिनियन नहीं है। तो इसलिए यूएस ने ये तो प्रूव कर ही दिया कि जब जहां जो चाहे वो वहां पर जाकर स्ट्राइक कर सकता है, किसी को उठा सकता है और बड़े बड़े लेक्चर दे सकता है कि जनाब मोरालिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कंसेंसस होना। अपने सेनेट से तेरे को परमिशन नहीं मिल पा रही कि हाँ भाई इस लड़ाई को जारी रखना। अभी रिसेंटली तो आपको याद होगा कि ही हैज लॉस्ट, वो सेनेट में जो वोटिंग हुई थी कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि यस वो किसी भी लड़ाई को आगे बढ़ा पाए और इस लड़ाई को रोका जाना चाहिए। अब आती है बात, ईरान को क्या मिला? ईरान को एक बहुत अच्छी चीज मिली जो उसने दुनिया को गिफ्ट करी। ईरान ने ये जरूर बता दिया दुनिया को कि तुम छोटे हो सकते हो, तुम कमजोर हो सकते हो, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हो सकती है, रोका जा सकता है अगर आवाम साथ खड़ी हो जाए। आई थिंक इन दोनों ने
वर्ल्ड को तो ये दिया है। जहां तक उनकी अपनी बात है, तो जब जब दो कंट्रीज लड़ाई करते हैं तो वो कुछ देते नहीं है, लूज ही करते हैं। क्योंकि ये वो वाली लड़ाइयां नहीं है कि चलिए जी हमने आपका इलाका कब्जे में ले लिया। जैसे इस समय अगर दो चार बात करें कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, ऐसे ही पहले अगर पुराने वाली लड़ाई की बात करें तो क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो क्रीमिया में जितने रिसोर्सेज हैं वो रशियंस के हो गए। अब यहाँ पर ये वाली लड़ाई तो हो नहीं रही। कोई किसी को ये तो है नहीं कि खड़ग आइलैंड को यूएस टेक ओवर कर ले। अब तो मैं मान सकता हूं कि उसे कुछ मिला, डिस्ट्रॉय कर कर क्या मिला, अगर मिला तो। सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज कंट्री, ईरान एंड यूएस, आर गेनिंग एनीथिंग। दोनों के खिलाफ दिल ही दिल में सब गालियां दे रहे हैं कि यार देखो इनकी वजह से पूरी दुनिया में ये तकलीफें आ गई हैं। ये मेरा सोच है। लेकिन सर अब मैक्रॉन ने जो है वो इंडिया को कंट्री ऑफ इनोवेशन भी कहा है, और पीएम मोदी के साथ उनकी जो मीटिंग अभी तक हुई है उसको आप कितना समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं भारत के बारे में, वो आपके ख्याल से जी। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया इनोवेट्स 2026, यस, इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है इनोवेशंस के वर्ल्ड में। कुछ चीजों में हमारी अपनी जरूरतें हैं जहां से उनकी टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हम इनोवेशन दिखाते हैं, वो उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। म्यूचुअल विन विन सिचुएशन। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मीटिंग में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एड्रेस किया है, जी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि लोग हमारे पास आए, इन्वेस्टमेंट करें, चीजों को बनाएं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, और विन विन सिचुएशन में वो भी गेन करें, हम भी करें। इसी तरह अगर मैं आपको एक और पॉइंट दे दूं तो आई थिंक वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं उससे रिलेटेड भी हमें काफी फायदा होता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाता है। क्योंकि मेरे यहां जब मैं करूंगा ना तो शायद लोग उतना टेंशन पे ना करें, लेकिन जब मैं फ्रांस में करता हूं तो पूरा वेस्टर्न ब्लॉक भी उसको देखता है, वो न्यूज में आता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। सो जो हम वहां पर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो हमारा है, जिसमें हमारी 120 स्टार्टअप कंपनीज जो काम कर रही हैं, उससे रिलेटेड भी हमारे को काफी फायदा होता है। और म्यूचुअली मैं तो कहूंगा इवन फ्रांस को फायदा होता है। और जो चीज, अच्छा चलिए मैं तो कहता हूं 1 मिनट के लिए कोई भी फायदा नहीं है, 1 सेकंड को ऐसे ले लेते हैं, चलिए ज्यादा अच्छा। मेरे साथ शो करने से आरजू काजमी को कितने पैसे मिलते हैं क्या पता, हार्डली एनी। अगर क्योंकि चीजों को अगर तोल मोल करी जाए, कर्नल शैलेंद्र सिंह को कितने पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बट फिर भी हम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एंगेज। अगर हम आपस में एंगेज्ड हैं, इसमें बुरा क्या है? आप सोचिए, मैं आपको एक बड़ा छोटा एग्जांपल दूं कि कल मैं इस समय श्रीनगर में हूं, आज मैं पीर पंजाल गया था बाय द वे, ठीक है ना। पीर पंजाल में वो जो हमारे वो जो पहाड़ी है उसके दूसरे वाली साइड में पाकिस्तान है। 2 सेकंड के लिए सोचिए कि उस साइड में आरजू काजमी खड़ी है, इस साइड मैं खड़ा हूं, और हम ये वाला इंटरव्यू वहां कर रहे हैं। डोंट यू थिंक एक बड़ी अच्छी सी एटमॉस्फेयर बनती है कि बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर को हम ब्रेक कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट इज वेयर एवरीथिंग। अगर आप अच्छे से नोटिस करें, एक और चीज ये भी है, जितने मेरे रिलेशन फ्रांस के साथ ओपन होंगे, रेगुलर होंगे, क्लोज होंगे, अच्छे होंगे, तो उसका फायदा बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को दिखता है। और आजकल दुनिया में कोई कंट्री अपने ओन पर नहीं रह सकता। जो चीजें उनको हमारे में अच्छी दिखती हैं, ऑब्वियस बात है कि कल जर्मनी भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, इवन अदर जो कंट्री है, इवन यूएस भी है, वो उसको यूज करेगा कि देखिए जी ये चीज वहां पर जरूरत पड़ रही है और हम इसको कर पा रहे हैं। अगर मैं 1 सेकंड के लिए उनसे जहाज
उनके साथ राफेल बना रहा हूं उनकी टेक्नोलॉजी लेकर, तो आपने देखा है कि यूएसए में इंजन की टेक्नोलॉजी लेके बना रहा हूं। तो एक्सपेंशन हो रहा है, और जितना एक्सपेंशन होता है, मान लीजिए आरजू काजमी साहिबा, कि जितना हम आपस में एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं उतना ही हमारी टेंशन्स कम होती, उतना ही टेंशन्स को रिजॉल्व करना आसान पड़ता है। ये एक अलग बात है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान का रेफरेंस ले तो ये कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बट आप मान लीजिए मेरी बात, आप जैसे 10 और अगर चैनल्स इस तरह से बातचीत को बढ़ाएंगे, माहौल अच्छा जरूर होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। और सर, माहौल अच्छा होना भी चाहिए और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हम माहौल को बेहतर बना सकें। लेकिन सर, अब इस किस्म की मीटिंग्स और जो काम इस वक्त जैसे आप लोग कर रहे हैं फ्रांस के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ, सर उसका इस रीजन के ऊपर भी तो बहुत असर पड़ेगा, इस रीजन को भी तो बहुत फायदा होगा। मैं तो मान रहा हूँ, यस डेफिनेटली इसका रीजन को जरूर फायदा आएगा। और सर आज के टाइम में इसकी जरूरत भी है ना सर? आज के टाइम में आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए? अपने से आगे निकल के सोचे। हाँ, आप खुद सोच लीजिए, अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूं तो क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, दाएं बाएं, ये इनको फर्क नहीं पड़ता? इनको भी फर्क पड़ता है भाई। ग्लोबल साउथ की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सारे के सारे जो सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज हैं, उन सबके ऊपर उसका फर्क है कि भाई कोई हमारी बात बोल तो रहा है। अब आप एक बात बताइए, G7 में पाकिस्तान को नहीं बुलाया, एक मिनट के, इसको बुरा मत मानिएगा, मैं एज अ वो बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो अगर नहीं बुलाया है, लेकिन ग्लोबल इस रीजन का रिप्रेजेंटेशन इंडिया कर रहा है, इसमें बुराई तो कुछ हो ही नहीं सकती। अगर कल सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज G7 को इंडिया समझा पाता है, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया की थोड़ी ना होगी, वो पूरे रीजन की हो। कि भाई साहब ये ऐसे नहीं, ऐसे। अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर लें, सीधे सीधे अगर पॉइंट ब्लैंक देखा जाए तो एनर्जी से रिलेटेड आपकी और मेरी प्रॉब्लम अलग कैसे हो सकती है? एनर्जी, आपको पेट्रोल और डीजल का आपको भी तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है। एलपीजी आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, दोनों को तक। और अगर हम किसी तरह से G7 में कंट्रीज को बता पाए कि यार इस तरह की टेंशन जब आप करते हैं, आप लड़ाई का माहौल रखते हैं, तो पूरे के पूरे रीजन पर असर पड़ता है। आई थिंक पाकिस्तान अगर कर रहा है, मैंने आपको याद है कहा कि चलिए चाहे कुछ भी कह लीजिए इलिजिबिलिटी, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि चलो कोशिश करके देखते हैं कि इस लड़ाई को रोका जा सकता है या नहीं। चाहे वो आर्टिफिशियली बोला, मीन करा, नहीं करा, कोशिश तो करी ना। और अगर बाई चांस हो जाता तो आपको क्या लग रहा है, डीजल और पेट्रोल सिर्फ आपके लिए आता, मेरे लिए नहीं आता? मेरे लिए भी आएगा, बिल्कुल आता। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंप्लीट रीजन। इसके अंदर ज्यादा नुक्स लोगों को नहीं निकालने चाहिए कि नहीं जी आपकी टाई थोड़ी टेढ़ी है या थोड़ी सीधी है। नो, जैसे लोग कई बार निकालने लगते हैं कि आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, आपकी हमारी तो बनती नहीं है। बनती ना होने के बावजूद रीजनल बात जब करनी है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे मैं तो इवन कहूंगा फूड सिक्योरिटी हो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके यहां भी उतनी ही तकलीफ आएगी जितनी बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और म्यांमार में आएगी। सो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप। एंड इस पर पॉलिटिक्स के अलावा अच्छे कमेंट्स देने में कोई घाटा नहीं होगा किसी को, क्योंकि अगर आपके यहां से एक वर्ड कोई ये बोल दे कि चलिए जी ग्लोबल साउथ की बात अगर इंडिया रिप्रेजेंट करता है तो अच्छा है, तो इसमें आपको घाटा क्या है, मतलब एज अ कंट्री? लेकिन सर अगर हम ये सोचते अगर हम खुद भी होते तो अच्छा होता, लेकिन कई जगह में ये कहा जाता है ब्रिक्स और कई जगह पे कि भारत नहीं आने दे रहा पाकिस्तान को, तो भाई अच्छा चलिए इस पर भी ले लेते हैं। आप एक बात बताइए, ये कहना बड़ा आसान होगा कि भारत आपको नहीं आने दे रहा, ठीक है ना? आप मुझे एक बात बताइए, भारत इतने सालों से ये भी तो कह रहा है कि टेररिज्म को बंद करो, रोको, कम करो, तो वो भी तो नहीं हो पा रहा। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो ये भी नहीं हो पा रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कहीं पर भी आपने स्टेटमेंट अगर सुनी हो कि इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया हो या अप्रिशिएट ना किया हो,
कि पाकिस्तान का अटेम्प्ट टू डू दिस मीडिएटर जॉब इज रॉन्ग। कहीं सुना आपने? किसी मंत्री से बोलते हुए सुना? मखौल उड़ा लिया होगा लोगों ने कि अरे वो क्या करेगा, ये क्या करेगा। मैं मान सकता हूं, बट कहीं पर भी हमारा कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट ये नहीं है कि पाकिस्तान कैन नॉट मेडिएट, नंबर वन, पाकिस्तान इज अ रॉन्ग चॉइस ऑफ मेडिएशन वगैरह वगैरह। मेरे कंट्री से कभी इस तरह की बात नहीं निकली। अभी रिसेंटली आपके यहाँ से बड़ा क्रिटिसिज्म मेरे से पूछा जा रहा था कि पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, वो हमारे पाटिल साहब ने कहा है। वो नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, वो एक बूंद नहीं से पहले वाला पार्ट और बाद वाला पार्ट नहीं पढ़ा। भाई उसमें ये भी तो उन्होंने बोला कि भारत का जो पार्ट है उसमें से एक बूंद भी पानी हम फालतू उधर नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। दूसरा, मैं तो कह रहा हूं एक स्टेप और, अगर पाकिस्तान टेररिज्म से तौबा नहीं करेगा तो एक बूंद पानी नहीं जाएगा। चलिए जी, मैं तो उसको भी लेने को तैयार हूं। है तो कंडीशनल ना, ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान के कहीं किसी ने अगर बोला हो, हमारे किसी मिनिस्टर ने ऑफिशियली या अनऑफिशियली, कि पाकिस्तान की आवाम को मरने दिया जाएगा या मारा जाएगा क्योंकि हम पानी नहीं देंगे, ऐसे नहीं बोला गया है। नहीं बोला गया सर, लेकिन सर वही बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन जाहिर है कि हम लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेटमेंट होती है वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है या शायद सही नहीं समझ पाते, इसीलिए सर आपसे और दूसरों से बात करते हैं ताकि उस चीज को ठीक से समझा जा सके, उसका कुछ गलत मतलब ना निकाला जाए। तो इसीलिए मैंने आपको हर बार कहा, आप फोन करने को राजी नहीं है। मैंने आपको कहा शहबाज शरीफ साहब को फोन करिए कि एजुकेशन बजट बढ़ाएं, मीडिया का बजट थोड़ा सा बढ़ाएं। आपका सिर्फ डिफेंस बजट बढ़ता है और तो कोई बढ़ता नहीं है। भाई बढ़ाइए उसको, लोगों को पढ़ने दीजिए, लोग इंटेलिजेंसिया में बढ़कर ऊपर आने दीजिए, तभी तो लोगों को समझ आसानी से आएगा कि क्या गलत है क्या सही। मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ मेरा सही पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बिल्कुल मत देखिए, लेकिन कोई चीज कही जा रही है तो उसको पूरा पढ़कर देखिए। कहीं पर आज तक इंडिया ने यह नहीं कहा कि G7 के अंदर अगर पाकिस्तान आएगा तो हम नहीं आएंगे, या पाकिस्तान का वहां आना हमें मंजूर नहीं है। भाई हम तो खुद गेस्ट हैं। नहीं, आप बताइए ना सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि हम पूरी बात को सुने और फिर समझे। और एजुकेशन बजट तो सर अभी और कम कर दिया इन्होंने, क्योंकि डिफेंस बजट बढ़ा दिया है 18% और एजुकेशन में फिर बजट में कम रखा गया है। चलिए अच्छा हुआ आपने बोल दिया, नहीं तो पाकिस्तान की आवाम बोलती कि मैं रूमर्स उड़ा रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा कि आप सिर्फ आपके यहाँ डिफेंस का बजट बढ़ता है, एजुकेशन का और मीडिया का तो बढ़ता नहीं है। आप बता दीजिए। ऐसा ही है सर। मैं तो एक बार फिर वही हुआ है। इसको आप जैसे चैनल्स जो हैं वो बढ़ चढ़कर इस पर जब एक अच्छी बात करेंगे कि क्या एजुकेशन में क्या किया जा सकता है, मीडिया में क्या किया जा सकता है, आई विल नेवर से कि हमें हर चीज में ऑपरेशन सिंदूर ही दिखना चाहिए, लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हैं आप तो उसमें यह जरूर देखना चाहिए कि इंडिया ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी होगा अगर पाकिस्तान टेररिज्म करेगा। अपनी गिरेबान साफ रखिए, क्यों होगा अटैक, क्यों डरेंगे आप? वो उस दिन तो मेरे से किसी ने ये भी पूछ लिया कि जनाब आपने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दी है। वो भाई साहब आपके लिए करिए नहीं करिए क्या पता। सर इनको ये भी तो डर है ना कि पता लगा किसी और ने टेररिज्म की तो भी पाकिस्तान का नाम ना आ जाए, इस किस्म की बातें भी होती है ना। वेरी गुड, तो आप बोलिए ISI को, ठा करके फोन उठाए, बोले सर वो क्या मुजफ्फराबाद में इतने किलोमीटर पर इतनी जगह पर वो 2 टेररिस्ट कैंप बन गए हैं, चलिए सर आप आ जाइए, हम यहाँ से आ रहे हैं, मिलकर उड़ा लेते हैं। हमने म्यांमार में किया है ये, आई हैव डन इट। मैंने भूटान में किया है ये, कि भूटानीज आर्मी ने उधर से घेरा, इधर से हमने घेरा, भाई ठीक है वो हटा दिया, क्या बड़ी बात है। जब मैसेज क्लियर हो जाता है ना, जब टेररिस्ट को मैसेज क्लियर हो जाता है कि अब मैं ना पाकिस्तान का रहा ना इंडिया का, ना घर का ना घाट का, तो वो अपने बोरिया बिस्तर बंद करेगा। मान लीजिए मेरी बात। होना भी यही चाहिए सर। आई विश कि ऐसा ही हो जाए, कोई चाहे कोई चमत्कार हो, लेकिन सर ऐसा कुछ हो जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।